हेलो दोस्तों। तो आज हम नवंबर की 2020 की जो हमारा सिक्योरिटी है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखिए। पहला टॉपिक क्या है? जो आतंकवादी रोधी मुद्दे हैं उन पर भारत का वार्षिक संकल्प, जिसका शीर्षक क्या था? जो आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने के उपाय। ठीक है, इस शीर्षक नाम से जो भारत ने उसने आतंकवादी रोधे मुद्दे पर एक संकल्प दिया था। ठीक है, इसको यूएन द्वारा स्वीकृति प्रदान करी गई है अभी, यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो देखते हैं इसके बारे में संबंधित तथ्य कुछ। सबसे पहले हमारे पास सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं। ठीक है, एक ये लिस्ट है जिसमें ये हथियारों को जो है वर्गीकृत किया गया है, जिनके प्रभाव क्या होते हैं? हथियारों के विनाशकारी प्रभाव होते हैं या फिर उसके समतुल्य विशेषताएं होती हैं। हथियारों की बात करें तो परमाणु विस्फोटक हथियार, रेडियोधर्मी सामग्री युक्त हथियार, घातक रासायनिक और जैविक हथियार, या फिर भविष्य में जो विकसित किए जा रहे हैं इसी टाइप के जो भी हथियार होंगे उसको इस लिस्ट में रखा जाता है। अब इन जो ये हथियार होते हैं करते क्या हैं? अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव होते हैं इनके। ठीक है, कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों को जीवन को समाप्त कर सकते हैं या फिर पर्यावरण वातावरण को नष्ट किया जा सकता है इससे। उसके अलावा इन हथियारों से जो मौजूदा विषाक्त रसायन होते हैं इनके अंदर, उससे लोगों के जीवन को समाप्त कर सकते हैं या फिर उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। इन हथियारों में मौजूद जो विषाक्त रसायन, अच्छा ये तो हो गया, इसका जो है मनुष्य, जानवर और पौधों पर क्या होगा? या तो उन्हें मार देंगे या फिर उनमें रोग उत्पन्न कर सकते हैं। विषाक्त पदार्थों को प्रसारित करने हेतु इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जितने भी ये जो हथियार इसमें रखे जाते हैं WMD में, इनको जो है गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए कुछ संधि और समझौते बनाए गए हैं इनका यूज़ करने के लिए, जो इनका यूज़ ना किया जाए, इनके प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है, जैसे कि जैविक हथियार सम्मेलन या फिर रासायनिक हथियार सम्मेलन, और कुछ बहुपक्षीय संधियाँ भी हैं जिनके बारे में हम इंटरनेशनल रिलेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि NPT जो परमाणु अप्रसार संधि है, जिसका भारत ने विरोध किया था। ठीक है, TPNW, इसका भी भारत ने विरोध किया था। IR में हमने पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, उसके अलावा PTBT आंशिक परीक्षण निषेध संधि, इस पर भारत ने जो है साइन नहीं किया। ठीक है, CTBT इस पर भी साइन नहीं किया। 1996 में हस्ताक्षरित की गई थी परंतु अभी तक लागू नहीं है। ठीक है, तो CTBT तो अभी लागू नहीं हुई है, पर इन तीनों का भारत ने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इसको, इन दोनों को तो गैर भेदभावपूर्ण माना था। ठीक है, गैर भेदभावपूर्ण है ये दोनों, मतलब सब देश समाप्त करेंगे तभी जो है भारत समाप्त करेगा। इसके अलावा इस पर जो है साइन नहीं किए थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो हेग आचार संहिता है या फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है, ऐसी भी संधियाँ हैं। इनका कार्य क्या होता है? जो मिसाइल और संबंधित प्रौद्योगिकी होता है इनके प्रसार को रोकना। ठीक है, प्रोलिफिकेशन होता है ना जो, उसको रोकना। देखिए इनके बारे में देखते क्या है ये। देखिए HCOC क्या है? जो हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन क्या होता है? जो प्रसार होता है ना उसको रोकना। ठीक है, इसको HCOC भी कहते हैं, जिसको 2002 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए। इसके अलावा जो हमने देखा था MTCR, ठीक है, इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, जो कि 1987 में इसे फॉर्म किया गया था बाय G7 इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज़। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं G7 में कौन सी कंट्री है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, इन पांचों के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन मीट एट द एनुअल G7 समिट। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिएगा कि ये दोनों क्या है? मिसाइल के यूज़ को रोकने के लिए इनको बनाया गया था। उसके अलावा अगर अन्य संबंधित तथ्य की बात करें तो भारत हमेशा ही क्या हुआ है? जो सीमा पारी आतंकवाद है उससे प्रभावित रहा है। ठीक है, आतंकवाद समूह द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के अधिग्रहण से जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसकी सुरक्षा, ठीक है, इसके समक्ष हमेशा गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। ज्ञातव्य है कि इस खतरे को प्रकट करने में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। इसके लिए भारत द्वारा आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने के उपाय नामक वार्षिक संकल्प प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि 75 से अधिक देशों द्वारा इसे सह प्रायोजित, और इस संकल्प को जो UN जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी प्रथम समिति ने सर्वसम्मति से अपना लिया गया इसे। ठीक है, उसके अलावा इस संकल्प के माध्यम से भारत ने आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार तथा उनकी जो प्रयोग प्रणाली है, डिलीवरी सिस्टम है, उसको प्राप्त करने से रोकने के लिए वृहद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की है।
इसके अलावा भी हमने आईआर में देखा था कि जो भारत है उसने 2 संकल्प पहले भी जो है पारित करवाए थे, मतलब दिए थे पारित, उसके बाद अब हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1982 में दिया था, ठीक है, 1982। उसके बाद ये वाला जो है 98 में दिया था, 1998 में, ठीक है। तो इन दोनों को भी जो है वो किया गया था, अंगीकृत किया गया इसे भी। उसके अलावा यूएन का जो यूएन का जो संकल्प 1540 है, ठीक है, इसके द्वारा हम जो राष्ट्रों को आतंकवाद से प्रभावित देशों में जो परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार है और जो उनका वितरण हो रहा है उसको प्रतिबंध करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन देशों पर जो गैर राज्य अभिकर्ता है, इनको उन हथियारों के अधिग्रहण, विनिर्माण, स्वामित्व, इनका परिवहन करना, हस्तांतरण, इनका उपयोग करना, इससे रोकने हेतु बाध्य आरोपित करता है। एक बार देख लेते हैं 1540 क्या है और गैर राज्य अभिकर्ता ये क्या होते हैं। तो ये क्या है, एक तो इसे 2004 में अपनाया गया था, जिसमें कि जो नॉन स्टेट एक्टर है उनको विशेष रूप से आतंकवादी उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्तियों या संगठनों को जो इन तीनों का यूज़ है उसके लिए विकसित करना, साधनों को विकसित करना, अधिग्रहण, निर्माण, परिमाण, अगर इन हथियारों को हम जो है निर्माण करते, बनाते हैं, परिवहन करते हैं या हस्तांतरण करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इनका समर्थन प्रदान करने से जो है बचेंगे, ठीक है। मतलब इस पर प्रतिबंध लगाना एक तरह से, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो वो है, जो नॉन स्टेट एक्टर है वो क्या होता है। जो गैर राज्य अभिकर्ता होता है वे जो है व्यक्ति या संगठन जो किसी देश या राज्य विशेष से संबंध नहीं होते किंतु उनका महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव होता है, ठीक है। जो गैर राज्य अभिकर्ता होते हैं वे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भागीदारी करते हैं या उनमें अपनी भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे संगठन होते हैं जिनके पास किसी परिवर्तन को लाने या उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति होती है, यदि वे राज्य के किसी स्थापित संस्था से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं, जो किसी भी राज्य या किसी उससे देश से संबंध नहीं रखते पर वो किसी भी देश की राजनीति को परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में जो है इंडिया का 2019 में इंडिया का 8वां स्थान था। तो ये जो GTI है ये क्या होती है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये एनुअली पब्लिश की जाती है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP, ठीक है, जिसे डेवलप किया है स्टीव काइलेलिया ने, ठीक है। और इसमें जो है इंडिया का रैंक अगर देखें तो वो 8th रैंक है, ठीक है। जैसे पहले पे अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, फिर इंडिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत और आतंकवाद विरोधी उपाय देखें तो भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक अंतर सरकारी ढांचा अपनाने पर बल दिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है आतंकवाद रोधी समिति CTC जो है, इसे जो UN सुरक्षा परिषद, UN सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके संकल्प 1373 ईयर 2001 द्वारा स्थापित किया गया था। इसी स्थापना का उद्देश्य क्या था, जो आंतरिक भूभाग या जो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है या फिर विश्व भर में जो आतंकवादी गतिविधियों हैं उनका मुकाबला करने के लिए अपने कानून और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उपायों को लागू करना, ठीक है। इसके बाद है वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच GCTF, इसे 2011 में USA द्वारा जो है इसको दिया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संरचना के बाहर वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच GCTF नामक एक कार्य उन्मुख प्लेटफॉर्म का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, आतंकवाद को रोकने के लिए दिशा में प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स CTITF, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जिसे कि जो 2006 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति के माध्यम से जो जनरल असेंबली थी उसके द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी प्रणाली के आतंकवाद रोधी प्रयासों की दिशा में समन्वय और सामंजस्य को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति, यह 2006 में से इसके अंगीकरण के उपरांत इससे जो है आतंकवाद को रोकने हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट वैश्विक साधन है। शंघाई कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, इसे जो SC हमने पढ़ा था ना IR में उसके द्वारा अपनाया गया था। इसका लक्ष्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राज्यों के और क्या है, राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं सहयोग को बढ़ावा देना तथा भारत का SCO का एक सदस्य है, ठीक है। IR में देख लेना, ये
काफ़ी डीप में बता रखा है एससीओ के बारे में। उसके अलावा ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति, इसका उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों के मध्य वर्तमान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को सहयोग और सुदृढ़ता प्रदान करना। साथ ही इसका प्रयोजन आतंकवाद के खतरे को रोकने और उसका मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों की दिशा में एक सार्थक भूमिका का निर्वहन करता है। ब्रिक्स जो है, इसका पूरा नाम ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2010 में ऐड हुआ था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय, CCIT। इसे जो है भारत द्वारा 1996 में जो है UN जनरल असेंबली उसमें प्रस्तावित किया गया था। भारत जो है CCIT के मसौदे को शीघ्र ही अंतिम रूप देने में के महत्वपूर्ण और आवश्यकता को रेखांकित करने हेतु प्रयासरत है। उसके बाद FATF, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो धन शोधन, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, और आतंकवाद का जो वित्त पोषण होता है, उससे निपटने के लिए एक वैश्विक मानकों को स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद रोधी उपाय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, ठीक है, ये जो है इंडिया की हुआ है कंपनी है सारी। 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद इसे बनाया गया था। आतंकवादी हमलों के उपरांत देश में आतंकी हमलों की जांच करने के लिए इसे बनाया गया था। उसके बाद नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसका उद्देश्य क्या है? आसूचना संबंधी जो इंटेलिजेंस होता है ना, जैसे बोलते हैं ना इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का मतलब आसूचना। जो इंटेलिजेंस संबंधी डेटा के एकत्रीकरण और साझाकरण के लिए भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के मध्य परस्पर संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, जो अजीत डोभाल जिसके वो हेड है, वो देखे होंगे ना आपने उरी मूवी में जो होता है, वो NSG का ही होता है ना। तो यह एक अर्धसैनिक बल है। इसे मुख्य रूप से आतंकवाद रोधी और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन के लिए गठित किया गया था। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967, ये क्या है? एक गैर कानूनी गतिविधियों को अधिक प्रभावी रोकथाम और व्यक्तियों और संगठनों की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इसे प्रावधान किया गया था। इसका आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 है, तथा भारतीय वित्तीय आसूचक एकक, उसको आतंकवाद के वित्त पोषण के मामलों की जांच के लिए स्थापित किया गया था। उसके बाद बायो टेररिज्म, ये क्या है? जो संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन में जो जैव आतंकवाद है, उसका मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया, ठीक है। बायो टेररिज्म क्या होता है? जैसे कोई वो होता है ना, इन्फेक्शन होता है, जो एक देश से दूसरे देश में जो है ट्रांसफ़र करा जाता है, ठीक है, वायरस हो गया। इसके अन्य संबंधित तथ्य क्या है? जो इससे पहले जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग था, उसने 7 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की थी, ठीक है। इस योजना में जैविक हथियारों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस कार्य योजना में जो रोग निगरानी का सुदृढ़ीकरण है और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा नैदानिकी, जो उसका निदान करते हैं ना, टीकों और दवाओं आदि के विकास से संबंधित अनुसंधान एवं निगरानी गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण इसमें शामिल है। कार्य योजना पर संसदीय समिति के साथ विचार विमर्श के पश्चात यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जो जैव आतंकवाद है, उसका मुकाबला करने के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों ने जो जैविक एजेंटों को नियंत्रित करने के महत्व को भी प्रकट किया है, ठीक है। इसमें मौजूदा उपाय की अगर बात करें तो महामारी अधिनियम 1987, यह अधिनियम अधिकारियों को खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा एक मॉडल उपकरण को प्रस्तावित किया गया। इसमें जैव आपदा के खतरे का प्रबंधन करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की जो है भागीदारी प्राथमिकता आवश्यक है। मौजूदा कार्यबल के आधे सदस्य विशेष रूप से जो रासायनिक, जैविक या रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरे होते हैं, इनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं। उसके बाद एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, जो IDSP है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, इसे जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा सहयोग प्राप्त है और इसका उद्देश्य क्या है? रोग की प्रवृत्ति और उसकी निगरानी करना। साथ ही प्रशिक्षित त्वरित प्रतिक्रिया दल के माध्यम से शुरुआती बढ़ते चरण में प्रकोपों की पहचान करना और उसकी अनुक्रिया के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना।
उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। भारत में जो संशोधित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम है उसको जून 2007 में लागू किया गया था। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न करने वाले रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के प्रति एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पहल की बात करें तो जैविक और विषाक्त हथियार संधि, यह प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। इसमें जो जीवाणुविक है और विषाक्त हथियार है उसके विकास, उत्पादन और संग्रहण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद है इंटरपोल बायोटेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट। इसका जो उद्देश्य है वो प्रवर्तन एजेंसियों को बैक्टीरिया, वायरस और जैविक विषाक्त पदार्थ है उनके जानबूझकर उपयोग है जो उसको रोकने के लिए तैयार रहने एवं प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जो जीवित संशोधित जीव हैं उनके सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, जैसे हम दूसरे देशों से क्या होता है, जैसे टमाटो हो गया है ना, पोटैटो, टमाटो, इस टाइप की जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं इन पे क्या होता है, वायरस लगा के अगर कोई दूसरे देशों में ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, तो ये जीवित संशोधित जीवों में आते हैं ये। ठीक है, तो इनकी सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। उसके बाद जैव आतंकवाद से संबंधित तथ्य। जैव आतंकवाद किसी क्षेत्र की आबादी के विनाश के उद्देश्य से व्यापक पैमाने पर जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले रोगों को फैलाते हुए जो बैक्टीरिया, वायरस हैं उनके विषाक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे सूक्ष्म जीव या उसके रोगजनक उपभेदों का एक नियोजित एवं सुविचारित उपयोग है। ठीक है, जैव आतंकवाद है ये। तो इसके अंतर्गत जो है 3 श्रेणियाँ हैं जिसमें कि श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। श्रेणी ए में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा उच्च खतरे वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है सरलता से जो है ट्रांसफ़र मतलब प्रसारित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर जो होती है वो अत्यधिक ऊंची होती है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स है, बोटुलिज्म है, प्लेग है ना। जैसे एक जो है अमेरिका में एक आदमी ने एंथ्रेक्स एक लिफाफे में भर के दे दिया था, है ना, जिससे 5 लोग मर गए थे और 22 जो है वो हो गए थे, मतलब हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो ऐसी श्रेणी बी है, ये द्वितीय प्राथमिक वाले कारकों में जो है ब्रुसेला प्रजाति, बर्कहोल्डरिया मलेली और सिटासोसिस आदि शामिल हैं। उसके बाद सी है, जैसे कि निपा वायरस आया था, हमारा हंता वायरस आया था। ठीक है, इसमें उभरते रोगजनक शामिल हैं, इन्हें भविष्य में बृहद पैमाने पर प्रसार के लिए विकसित किया जा सकता है। ये कारक जो है स्कड मिसाइल स्प्रे करने वाले मोटर जो वाहन होते हैं, हैंड पंप स्प्रे होते हैं, पुस्तक या पत्र होते हैं, बंदूकें, रिमोट कंट्रोल रोबोट आदि द्वारा जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ऐसे रोग हमलों की उत्पत्ति की निगरानी करना प्राय कठिन हो जाता है। ठीक है, भारत में अगर बात करें तो जैव आतंकवाद के विरुद्ध जो कानूनी आवश्यकता है, भारत में जो है उच्च सुभेद्यता है, मतलब वल्नरेबल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु परिस्थितियाँ हैं, निम्न स्तरीय सफाई व्यवस्था है ना, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं भारत को ऐसे हमलों के प्रति असंवेदनशील बनाती हैं। समाज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करना। जैव आतंकवाद लोगों के लिए क्या होता है, मध्य क्षति, भय, चिंता का कारण बन जाता है तथा किसी देश के समाज एवं सरकार को प्रभावित करता है। ये जैविक हथियार विशाल आबादी में व्यापक पैमाने पर जो है मृत्युदर और रुग्णता का कारण बन सकते हैं तथा न्यूनतम समय में अधिकतम नागरिक व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद प्रौद्योगिकी विकास के कारण हमलों में वृद्धि हो रही है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी। इससे क्या हो रहा है, एक नए युग ने पारंपरिक बैक्टीरिया, वायरस, विषाक्त पदार्थों के अतिरिक्त अधिक परिष्कृत जो जैविक कारक होते हैं उसके लिए एक सरल पहुंच का निर्माण किया है। जैव आतंकवाद का मुकाबला करने वाले जो तंत्र हैं, ठीक है, विधि द्वारा प्रतिरोध, सबसे पहले जो हमारा वो होता है ना, कानून द्वारा उसका प्रतिरोध करना। जैसे जैव आतंकवाद और ऐसी घटनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न लोगों को दंडित करने के लिए संरचित विधान राष्ट्रीय तैयारियों का आवश्यक तत्व है। तो संरचित विधान है, इसके लिए जो वो कानून बने हुए हैं वो है जो लोक सेवा विधेयक 2017 है। इसमें महामारी, अलगाव जो हम कोरोना में कर रहे हैं ना, है ना, तो उसके जैसे अलगाव करना, आइसोलेशन, क्वारंटाइन करना, सोशल डिस्टेंस, इसको जो है इसमें परिभाषित किया गया था। पर ये जो विधेयक है वो लुप्त हो गया था, व्यवगत हो गया था। ठीक है, विधेयक द्वारा महामारी अधिनियम 1897 को भी
निरस्त करने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि यह अधिनियम जो है जैविक खतरे के संदर्भ में प्रावधानों और शर्तों को परिभाषित नहीं करता है। तो इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आसूचना में वृद्धि, मतलब जो हमारे इंटेलिजेंस है उसमें जो है वृद्धि करके, जांच करके, केस स्टडी, हमलों की रोकथाम, कानून प्रवर्तन कर्मियों की तैयारी एवं प्रशिक्षण तथा समूह कानून एवं राजनीतिक ढांचे के माध्यम से जैव आतंकवादी हमलों की रोकथाम की जानी चाहिए। उसके बाद जो है इसको रोकने के लिए निगरानी और इसका मूल्यांकन, इन्हें गैर विशिष्ट परिलक्षणों के प्रतिरूप की पहचान करना, उनका आकलन करना, उसके माध्यम से जो संपन्न किया जा सकता है। उल्लेखनीय की निगरानी एवं मूल्यांकन जैविक हमलों की शुरुआती अभिव्यक्तियों को इंगित करती है। ठीक है, जब कोई रोग जैसे फैलता है तो सबसे पहले निगरानी और उसका फिर आकलन ही तो करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो होते हैं और प्रयोगशाली जो कर्मचारी होते हैं वो अनुक्रिया करते हैं, इसलिए शुरुआती मामलों की पहचान करने में सर्वाधिक ये दोनों सहायक होते हैं। इसलिए संक्रमण नियंत्रण और प्रशासनिक कर्मियों के संयोजन से जैविक जीव के निदान और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला तथा संस्थान व्यापी प्रतिक्रिया योजना दोनों ही विकसित की जानी चाहिए। उसके बाद चिकित्सा प्रबंधन, इसमें जो है निवारक, प्रेरक और उपचारात्मक सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे रोग के प्रसार को रोकने के लिए आबादी के उस वर्ग की पहचान करना जिसे जो है कीमोप्रोफिलैक्सिस ये दी जानी चाहिए। ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जो शुरुआत में देता है ताकि जो हमारा वायरस है वो मतलब काम ना कर पाए। मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस, इन द सेंस जो नॉर्मल जो वायरस होता है वो भी काम ना कर पाए। ठीक है, साथ ही इसमें स्वास्थ्य ढांचे के साथ प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा भी तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा सामान्य जनता को जागरूक करना, इस संदर्भ में विधि प्रवर्तन एजेंसियां, अस्पतालों के चेतावनी नेटवर्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां आदि द्वारा प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम को जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी में बस इतना ही है। अभी जो है नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कब दूंगा वीडियो, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा होता नहीं है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो like the video and subscribe my channel. Okay, thank you for today and have a good day.